अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.3 तक कंप्लीट कर लिया है और 5.4 के इंट्रोडक्शन में आपको जो पढ़ना है, दो प्रकार के फलन होंगे। इससे पहले आपने एक्सरसाइज 5.3 में भी दो प्रकार के फलन पढ़े थे, एक अस्पष्ट फलन और दूसरा स्पष्ट फलन। ठीक है, आज भी हमको दो प्रकार के फंक्शन के बारे में स्टडी करना है, एक है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल यानी कि चर घातांकी और लॉगरिथमिक मतलब लघु गणकीय फलन। एक एक करके उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा जो फलन है वो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हिंदी में ना चर घातांकी फलन बोलते हैं। क्या होते हैं ये चर घातांकी फलन, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। इससे पहले चर घातांकी फलनों से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आप गौर कीजिएगा कि अगर मैं ऐसे ले लूँ एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक फलन अगर मैं ये वाला ले लेता हूँ जिसको हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं आपसे बोलूँगा कि इसका ग्राफ बनाइए तो आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये हमने यहाँ पर ऐसे वाई एक्सिस बना लिया और ये बना लिया हमने एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट है, सभी लोग जानते हैं 0,0 मूल बिंदु जिसे बोलते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएं तो ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? क्या है ये बता सकते हैं आप? ये मूल बिंदु से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है। कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमने बना लिया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ठीक, ओके। अब अगर हम आपसे ये कहते हैं कि अब आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ बनाओ, ये x टू द पावर 1 का कर्व है और ये x टू द पावर 2, ऐसे ही हम आपको बना के दिखाएंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 का कर्व, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का कर्व। अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? आप बड़े अच्छे से पहचानते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का है। ये परवलय का इक्वेशन है, इसलिए इसका जो कर्व होगा वो इसका कर्व ऐसा बनेगा, ऐसे y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y धनात्मक y अक्ष की दिशा में। तो इसका जो कर्व आपका बनेगा वो कर्व इस टाइप का बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ऐसे ही आप इधर भी ऐसा बना सकते हैं, ऐसे इस तरह से। ठीक है, अगर हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व देखें तो वो कैसा बनेगा? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व और ऐसा बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इस तरह से ये इसको काटते हुए ये अभी थोड़ा सा सीधा रहेगा ऐसे, और इसको ऐसा काटते हुए जाएगा। एक साइड का आप देख लो, दोनों साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना है मुझे बस। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का कर्व आपसे पूछूंगा तो वो कैसा बनेगा? तो आंसर है वो कर्व और ऐसा बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। देख रहे हैं आप? एक छोटी सी चीज़, कई सारी बातें हैं फिलहाल इसमें। एक चीज़ तो ये है कि ये सारे के सारे कर्व ना आप देख रहे होंगे सब के सब एक बिंदु से गुजरते हैं। एक ऐसा बिंदु है जहाँ से सारे के सारे कर्व पास होते हैं। हालांकि ये भी एक पॉइंट है जहाँ से सारे के सारे कर्व पास होते हैं। तो एक बिंदु कौन सा है? 0,0। दूसरा एक बिंदु और ऐसा है जहाँ से इस टाइप के सारे कर्व पास हो रहे हैं। अगर हम y बराबर x की घात 5 ले लेते तो भी, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 ले लेते तो भी,
हम इस टाइप का कोई भी कर्व ले लें वो इस पॉइंट से जरूर गुजरेगा। कौन सा पॉइंट है ये? तो आंसर है ये पॉइंट है। आप ध्यान से देखें, ये जितने भी आपको कर्व देख रहे हैं सब में आप x की जगह 1 लिखो, सब में x की जगह 1 लिखो, तो y का मान क्या मिलेगा आप देख के बताओ। x की जगह 1 तो y भी 1, x की जगह 1 y 1, 1 1 1 1। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है कि इन सारे के सारे कर्व में अगर x की जगह 1 लिखेंगे तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलती है? 1 मिलती है मुझे। इसका मतलब सारे के सारे कर्व 1,1 से पास होते ही होते हैं, लेकिन और किसी नंबर पे ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, 0 लिखोगे तो भी y का मान 0 मिलेगा, अगर x 0 लिखोगे तो भी y भी कैसा मिलेगा आपको? 0। x की जगह 1 लिखोगे तो y कैसा मिलेगा? 1। लेकिन 0 और 1 के अलावा कोई भी पॉइंट आप ले लोगे तो ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी। जैसे अगर x की जगह 2 लिखोगे तो हर बार y की जगह 2 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। x की जगह 2 लिखोगे तो यहां तो y 2 मिल जाएगा, लेकिन यहां y का मान 4 मिलेगा, यहां 8 मिलेगा, यहां 16 मिलेगा आपको। तो अब आप भी समझ रहे होंगे कि 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे इस प्रकार का हर कर्व पास होता है। कौन से पॉइंट? एक पॉइंट तो है 0,0 और एक पॉइंट है 1,1। तो इस प्रकार के कर्व्स के लिए 0,0 and 1,1, these are the 2 points from which all the curves will be pass। सारे के सारे कर्व वहां से पास होंगे ही होंगे। और दूसरी चीज, एक चीज तो ये आपने देखा किस प्रकार के जितने कर्व होंगे वो कौन कौन से बिंदुओं से अवश्य गुजरेंगे, 0,0 से और 1,1 से। क्लियर? दूसरा चीज क्या हम आपको दिखाना चाहते हैं वो देखिए। जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ते जा रही है, पावर 1 से 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है, पहले कर्व अगर ऐसा था तो पावर बढ़ने से और ऐसा हो गया, और पावर बढ़ गई और ऐसा हो गया कर्व। जैसे जैसे पावर बढ़ते जा रही है वैसे वैसे आपको नहीं लगता कर्व का ढाल बढ़ता जा रहा है? देख रहे हैं, जैसे जैसे घात बढ़ते जा रही है वैसे वैसे वक्र की ढाल बढ़ती जाती है, प्रवणता बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार के कर्व का अगर हम एक कॉमन कर्व लिखें तो वो किस प्रकार से लिख सकते हैं? x to the power n, n की वैल्यू 1 2 3 4 आप कुछ भी लिखते जा सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी लिखते जा सकते हैं। x की वैल्यू 0 लिख सकते हैं, x तो वेरिएबल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये छोड़ देते हैं, इसको हटा दो। इस प्रकार के कर्व में हमने 2 बातें देखी। पहला पॉइंट क्या देखा कि इस प्रकार का प्रत्येक वक्र बिंदु 0,0 तथा 1,1 से अवश्य गुजरता है। दूसरा पॉइंट हमने, जो मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे वक्र की प्रवणता, उसकी ढाल भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे n का मान, जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे वक्र की प्रवणता भी बढ़ती जाती है। प्रवणता को दूसरा क्या नाम लिख सकते हैं आप? ढाल लिख सकते हैं। ठीक है। और इसमें आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं कोई भी कर्व आप ले लो, जैसे यही एक कर्व ले लें हम, या हम ये वाला कर्व ले लें y = x to the power 4। इसमें हमने पहले x की जगह 1 लिखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अगर हम x की वैल्यू बढ़ाकर 2 कर दें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। देख रहे हैं कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 1 लिखा तो y का मान 1 आ गया,
और जब हम x की वैल्यू 2 लिख रहे हैं तो y का मान 1 से सीधे कहां पहुंच गया, 16 पर पहुंच गया। इतना ज्यादा वृद्धि का दर इसका तेज है। आप x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाओगे, y की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमने एक फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10, इसमें हमने x की जगह 1 लिखा, y का मान 1 मिला, लेकिन x की जगह 2 लिख दिया तो y का मान 2 की घात 10, और 2 की घात 10 का मान क्या होता है, 1024। हमने x की वैल्यू में कितनी वृद्धि की, केवल 1 की वृद्धि कर रहे हैं, और y की वैल्यू 1 से सीधे 1000। इतना तेजी से इस कर्व का ढाल बढ़ता है, वक्र का ढाल बढ़ता है, प्रवणता भी बढ़ती जाती है। लिखा है ना आपने, और देखिए कितनी तेजी से वक्र का ढाल बढ़ता है। कर्व की पावर जितनी ज्यादा होती है उसका ढाल उतनी तेजी से बदल जाता है, उतनी तेजी से उसकी जो प्रवणता है, उसका ढाल है, वो बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इन सब को देखने के बाद क्या देखा हमने इन सब में, कि ये कुछ ऐसे कर्व हैं जिनकी घात जितनी बड़ी आप ले लेंगे, घात हमने 4 ली तो x को 1 से 2 करने पर वैल्यू 1 से 16 हो गई, बढ़ गई। अगर x की घात 10 ले लेंगे तो फिर x का मान 1 से 2 करने पर वैल्यू सीधे 1 से 1000 हो गई। अब आप समझ रहे हैं, पावर जितनी बड़ी कर दोगे आप, x की वैल्यू थोड़ा सा बदलोगे, उस वक्त y की वैल्यू बहुत ज्यादा बदल जाया करेगी, उसकी प्रवणता का मान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है इसको देख करके, कि क्या हमारे पास कोई ऐसा कर्व भी है, क्या हमारे पास कोई ऐसा कर्व भी है जिसकी प्रवणता इन वक्रों की तुलना में भी और तेजी से बढ़ जाए। इन वक्रों की प्रवणता बढ़ रही, आप देख रहे हो, ये वक्र था, हमने x का मान 1 से 2 कर दिया, y का मान 1 से 16 हो गया। ठीक है, क्या कोई ऐसा कर्व भी हमारी इस दुनिया में है जिसमें अगर हम x का मान थोड़ा सा ही बढ़ाएं तो y की वैल्यू बहुत तेजी से बदल जाए, इससे भी ज्यादा तेज बदले? ऐसा कोई कर्व बताओ, क्या ऐसा कोई कर्व है? तो आंसर है ऐसा कर्व है। कौन सा ऐसा कर्व होगा? ऐसा एक वक्र हमारे पास है, एक नहीं बहुत सारे वक्र हमारे पास हैं, उनमें से एक मैं आपको लिख के दिखाता हूं। जैसे y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, ये एक वक्र आप देखो, इस वक्र में x की वैल्यू 1 से 2 करिए, इस वक्र में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10, और अगर हम x की वैल्यू 2 कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। देख रहे हैं आप, x का मान केवल 1 से 2 कर रहे हैं हम, तो y का मान 10 से सीधे क्या बदला जा रहा है, 10 से सीधे 100 हुआ जा रहा है। देख रहे हैं, और भी ज्यादा तेजी से इसमें वैल्यूज बदलती हैं आपकी। तो इस प्रकार के जो वक्र होंगे जिनमें यहां पर एक कांस्टेंट टर्म है और यहां पर एक x है, देख रहे हैं आप, यहां पर एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक x है, इसमें अगर हम पावर को x की पावर 1 से बदलकर 3 कर देते हैं अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो 3 कर दोगे तो इसकी वैल्यू बदल करके 1000 हो जाएगी। अगर आप x का मान बढ़ा करके 4 कर दो तो y का मान 10,000 हो जाएगा। समझ रहे? तो ये ऐसा एक कर्व है, इसमें आप इस नंबर को और बड़ा भी ले सकते हो। देखो आप 100 टू द पावर x कर लो, 1000 टू द पावर x कर लो, आपको जितना मर्जी उतना बढ़ा लो। लेकिन हम देख रहे हैं, या आप भी देखेंगे कि अगर आप एक कर्व ऐसा लेते हैं जिसमें कांस्टेंट टू द पावर x लगा दीजिए, फिर आप उस x की वैल्यू बदलिए, तो आप पाएंगे कि इस वक्र की जो प्रवणता होगी वो उसकी भी तुलना में बहुत तेजी से बदलती है। वो जो कर्व हमने देखे उनकी तुलना में भी इस प्रकार के वक्रों का जो ढाल होता है वो और तेजी से बदलता है। हालांकि इनका ढाल भी बड़ी तेजी से बदलता है, लेकिन
उसके लिए x की घात हमें कितनी लेनी पड़ी थी? 10 लेनी पड़ी थी। और यहां पर हम 10 की घात x ले रहे हैं और फिर x का मान केवल 1 से 2 करते हैं तो 10 से 100 आ जाता है सीधे। तो उन वक्रों की तुलना में अगर ये वाला कर्व आप यूज करते हैं तो x की वैल्यू थोड़ी सी भी अगर आप बढ़ाया करेंगे तो ढाल का मान बहुत तेजी से बदलते चला जाता है। और ये कर्व कैसा कर्व है? ये a टू द पावर x, ये एक ऐसा कर्व है जिसमें यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां पर एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट के ऊपर जो वेरिएबल लगा है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, x ही तो लगा हुआ। तो अगर इस टाइप का एक कर्व आपको दिखे तो आप याद रखिए इसका ढाल, इसका जो ढाल होता है वो इनकी भी तुलना में बड़ी तेजी से बढ़ता है। इनका भी ढाल तेजी से बढ़ता है लेकिन इनकी तुलना में इस प्रकार के कर्व का ढाल और भी ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता जाता है। तो इस प्रकार के जो वक्र होते हैं ना, इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं चरघातांकी फलन। तो चरघातांकी फलन की पहचान क्या है? एक कांस्टेंट टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म के ऊपर क्या लिखा होगा? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, जैसा कि ये फलन है, जैसा कि ये फलन है। ये भी एक चरघातांकी फलन है, ये भी एक चरघातांकी फलन है, ये सब चरघातांकी फलन है। ऐसा ही एक चरघातांकी फलन आता है अगर हम y इज इक्वल टू ई टू द पावर x लिख दें। e भी एक कांस्टेंट टर्म है। e क्या होता है? e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी बोलते हैं इसको, और इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये एक अनंत श्रेणी होती है और इसकी जो वैल्यू होती है e का जब सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आप निकालोगे, दैट विल बी ग्रेटर देन 2 बट इट विल बी लेस देन 3। इसका मान 2 से बड़ा परंतु 3 से छोटा आता है अगर इसको सॉल्व करके हम निकालें तो 2 से बड़ा और 3 से छोटी वैल्यू आती है। तो ये कैसा मान हो गया? कांस्टेंट हो गया और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? x। तो एक कांस्टेंट के ऊपर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक स्वतंत्र चर है, इसलिए ये भी कैसा फलन है? चरघातांकी फलन। तो चरघातांकी फलन की क्या पहचान होती है? एक कांस्टेंट की घात में वेरिएबल लगा होगा और वो वेरिएबल कैसा? स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अधिकतर बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, क्या? क्योंकि ई को हम क्या बोलते हैं? ई को हम बोलते हैं चरघातांकी और इसकी वैल्यू जैसे कि मैंने बताया विल बी ग्रेटर देन 2 बट इट विल बी लेस देन 3। इसलिए बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि जब बोला जाता है चरघातांकी फलन तो उनके मन में एक ही प्रकार का फलन आता है और वो आता है e की घात x। बस उनको लगता है कि ये वाला फलन ही चरघातांकी फलन है, उनको ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। चरघातांकी हर वो फलन है जिसमें कांस्टेंट की घात इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हर फलन चरघातांकी फलन है। इसको चरघातांकी बोलने का मतलब ये नहीं है कि केवल यही फलन चरघातांकी होगा, ये वाला फलन भी चरघातांकी है, ये वाला फलन भी चरघातांकी फलन है। तो चरघातांकी फलन का मतलब ये नहीं कि उसमें ई आना चाहिए। चरघातांकी फलन की पहचान क्या होती है बताइए? एक कांस्टेंट की पावर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहना चाहिए। दिस इज द मेन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए ई आना जरूरी नहीं है। हाँ, इसको भी कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे। फिर इनमें फर्क क्या है? अगर सबको एक्सपोनेंशियल, अब देखो कितना अजीब है ना, ई को क्या बोलते हैं? चरघातांकी। तो क्या ए को चरघातांकी बोलते हैं? आंसर इज नो। तो क्या 10 को चरघातांकी बोलेंगे? नहीं। ई को चरघातांकी बोलेंगे? हाँ। यहां चरघातांकी की घात x है तो भी चरघातांकी फलन, और जब चरघातांकी की घात x नहीं है तो भी चरघातांकी फलन। तो फिर फर्क क्या है दोनों में आखिरकार? तो इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है।
कि जो e टू द पावर x वाला फलन होता है, ये भी चरघातांकी फलन है, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक चरघातांकी फलन। प्राकृतिक चरघातांकी फलन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्राकृतिक चरघातांकी फलन। और जो इस टाइप के होते हैं जिनमें e के अलावा कोई कांस्टेंट यूज होता है, वो वाले कहे जाते हैं साधारण चरघातांकी फलन, जिन्हें बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण चरघातांकी फलन। तो अब आप बताएं, क्या अब आप इसका मतलब समझ पाए? नहीं समझ में आ रहा है आपको? अरे आया कि नहीं आया? आया। तो ये इन दोनों में फर्क है। और चरघातांकी फलनों का जो ढाल होगा वो बहुपद फलनों की तुलना में तेजी से बढ़ता है। समझ रहे हैं? हम चाहें तो इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। चरघातांकी फलनों का ढाल, या जिसे हम दूसरा नाम क्या रख सकते हैं, प्रवणता। चरघातांकी फलनों का ढाल, उसकी प्रवणता बहुपद फलनों की ढाल अर्थात प्रवणता की तुलना में तेजी से बढ़ती है। बहुपद फलनों की तुलना में भी इनका जो ढाल है वो और तेजी से इंक्रीज होता है। देखिए, ये चरघातांकी फलनों के बारे में हुआ। अगर e टू द पावर x है तो वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर a टू द पावर x है तो वो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। समझ आ गया आपको? अच्छा, तो ये हुआ चरघातांकी फलनों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम करना ये चाहते हैं, चरघातांकी फलनों की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद चरघातांकी फलनों के गुण देख लेते हैं कि क्या क्या गुण होंगे, और आप गुण देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। इसमें पहली प्रॉपर्टी लिखी कि चरघातांकी फलन का जो प्रांत होगा, यानी कि उसका जो डोमेन होगा, वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। देखिए कैसे, अभी आपने जो फलन देखा है चरघातांकी फलन 10 टू द पावर x, आपको याद है 10 टू द पावर x जब आधार 10 होगा तो ये कौन सा चरघातांकी फलन है? साधारण चरघातांकी फलन है। अच्छा, इसमें जैसे कि मैंने बताया कि प्रांत का मतलब डोमेन। अच्छा, क्या आपको मालूम है किसी भी फलन का डोमेन क्या होता है? तो आंसर है उस फलन में x के वो मान जिनके लिए फलन कैसा बना रहे, परिभाषित। अब बताइए यहाँ पर x के कौन से ऐसे मान हैं जिनके लिए हमारा ये फलन परिभाषित बना रहेगा? तो आंसर है x की जगह पर आप कोई भी वास्तविक संख्या लिख दोगे, चाहे वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या जीरो ही क्यों ना हो, कोई भी रियल नंबर अगर आप x की जगह लिखोगे तो हमारा ये फलन कैसा बना रहेगा, परिभाषित। उसमें अपरिभाषित होने जैसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह पर हम कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो चरघातांकी फलन का जो प्रांत होगा वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। इस प्रकार के फलन का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स रहेगा आपका। आप खुद सोचिए, क्या आपको
कोई ऐसा रियल नंबर आप सोच सकते हो जिसको अगर हम यहाँ लिख देंगे तो हमारा ये फलन अपरिभाषित हो जाएगा? आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास जितने भी रियल नंबर हैं उन सारे रियल नंबर्स में कुछ भी यहाँ पर लिखो, फलन हमेशा कैसा बना रहेगा? परिभाषित ही रहेगा। इसलिए डोमेन रियल नंबर रहेगा। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, चरघातांकी फलन का परिसर। परिसर जिसे आप क्या बोलते हैं? रेंज। सेकंड पॉइंट को मैं यहां बताना चाहता हूं, रेंज। रेंज का मतलब फलन में fx का मान या y का मान। जो भी हमारा चरघातांकी फलन है इसमें y की वैल्यूज का जो एक सेट बनेगा वो समुच्चय इस फलन का रेंज कहलाएगा। ठीक है। तो उन्होंने बोला परिसर सभी धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, मतलब इसके परिसर में सभी धन वास्तविक संख्याएं आती हैं। इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ओनली। आपको याद है रियल नंबर्स में तीन प्रकार आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स भी हैं और नेगेटिव रियल नंबर्स भी हैं, जीरो भी रियल नंबर में आता है। तो इसका जो रेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? धन वास्तविक संख्याएं। कभी भी ऋण वास्तविक संख्याएं इसका रेंज नहीं हो सकती। रेंज का मतलब y की वैल्यू। वैल्यू ऑफ y, और डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ x। तो इसकी जो y की वैल्यू आएगी ना बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, जीरो भी नहीं आ सकता कभी। आप सोचिए कि x की जगह क्या कुछ आप ऐसा लिख सकते हो जिससे ये वैल्यू जीरो हो जाए? आप अगर x की जगह जीरो भी लिख दोगे, जीरो भी लिख दोगे तो भी y का मान कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि किसी भी संख्या का जीरो का मान कितना होता है? 1। x की जगह अगर आप नेगेटिव नंबर भी लिख दोगे तो भी आप कभी भी y को जीरो नहीं कर सकते, और माइनस तो कभी आएगा ही नहीं है। अगर आप x की जगह प्लस की घातें लगाते जाओगे 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100, 200, तब तो इसका मान बहुत बड़ा होगा ही, धनात्मक आएगा y का मान। अगर x की जगह जीरो भी लिख दोगे तो y का मान 1 आ जाएगा, तो भी धनात्मक आएगा। अगर x की वैल्यू आप सोचो कि हम नेगेटिव लिख देंगे, फिर ये y नेगेटिव हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। आप रख के देख लो। अगर आप x की जगह पर -5 भी लिख दोगे, -10 भी लिख दोगे, तो 10 to the power -5, फिर इसको हम 1/10 to the power 5 लिख सकते हैं। फिर ये वैल्यू 0.00001 आ जाएगी। मतलब y का मान पावर जितनी नेगेटिव करते जाओगे उसके y का मान उतना ही छोटा हो जाएगा, लेकिन कभी भी माइनस में नहीं आएगा और जीरो भी नहीं हो सकता। देखो छोटा हो गया मान, 0.00001 हो गया, बट नेगेटिव नहीं आया, और कभी जीरो भी नहीं हो सकता y का मान। ये भी आप याद रख लें। इसीलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो रेंज होगा वो हमेशा ही धनात्मक वास्तविक संख्याएं ही होंगी इसके रेंज में, न जीरो आएगा न ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं आ सकती है। आई होप कि समझ में आ गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट, चरघातांकी फलन सदैव एक वर्धमान फलन होता है। चरघातांकी फलन का ग्राफ कैसा बनता है अभी हमने बना के नहीं दिखाया आपको, बहुपद फलन का बना के दिखाया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा ये नहीं दिखाया अभी हमने। x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, इसका जो ग्राफ होता है चरघातांकी फलन का वो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। ऐसा इसका ग्राफ आता है, समझ रहे? अब आप देख सकते हैं कि चरघातांकी फलन सदैव एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन को अंग्रेजी में कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। वर्धमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन वो फलन होते हैं कि अगर हम बाएं से दाईं ओर चलें
एक्स अक्ष पर बाएं से दाईं ओर चलें और वाई का मान लगातार बढ़ते जाए तो उस फलन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, वर्धमान फलन। और ऐसा हो रहा है, अब देखो बाएं से दाईं ओर जैसे जैसे आप चलते जाइए ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ते जा रहा है तो वाई का मान बढ़ता आ रहा है। इसका मतलब है जो चरघातांकी फलन होता है वो सदैव कैसा फलन होता है, वर्धमान फलन। और देखो ऊपर यहां से एक नॉलेज हमने क्या निकाला था कि चरघातांकी फलनों में y का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, y का मान कम से कम हो जाएगा लेकिन कभी भी 0 भी नहीं आ सकता। और यही रीजन है कि ग्राफ जो है ना वो ऐसा नीचे की तरफ झुकता चला जाएगा लेकिन कभी एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा। ये क्यों? क्योंकि अगर ये एक्स अक्ष को टच कर देगा, सोचिए अगर यहां पर जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक किस टाइप के होते हैं, -a,0 टाइप के। अगर एक्स अक्ष को इसने टच कर दिया तो y का मान कैसा होना पड़ेगा, जबकि y का मान 0 हो नहीं सकता। अभी हम देख रहे हैं x की वैल्यू कितना भी आप निगेटिव कर लो y का मान छोटा होता जाएगा, कभी 0 नहीं हो सकता। और y का मान अगर x अक्ष को टच करता ही है तो उस समय y का मान कैसा होना पड़ेगा, 0। इसलिए ग्राफ कभी भी x अक्ष को टच नहीं कर सकता, उसके साथ बिल्कुल नजदीक से निकल जाएगा, ऐसा गुजर जाएगा लेकिन कभी भी ये x अक्ष को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो x अक्ष को टच करेगा तो y कैसा होना पड़ेगा, 0। और इसमें कभी भी y का मान 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए ग्राफ झुकता चला जाएगा, बिल्कुल जरा सी जगह रह जाएगी लेकिन कभी भी एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा। ये होगा। और जब आप बाएं से दाईं ओर चलोगे ना जैसे जैसे ये ग्राफ में y की वैल्यू बढ़ेगी। देखो जब आप यहां थे y की वैल्यू इतनी जरा सी थी, जब चलते चलते यहां पर आ गए y इतना मिला और यहां आ गए y इतना हो गया, तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसलिए दिया ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये एक वर्धमान फलन है। और जिन फलनों में हम x अक्ष की तरफ दाईं ओर चलें और y का मान घटते चला जाए वो ह्रासमान फलन कहलाते हैं, उनको डिक्रीजिंग फंक्शंस बोलते हैं। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। थर्ड, फोर्थ, x के अत्यधिक बड़े ऋणात्मक मानों के लिए अगर x का आप बहुत बड़ा माइनस का मान ले लिया है, आपने बहुत ज्यादा नेगेटिव मान ले लिया है तो चरघातांकी फलन का मान 0 के अत्यंत निकट हो जाएगा। आप जितना x की बड़ी वैल्यू लेते जाओगे वो वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी मतलब 0 के निकट होती चली जाएगी। दूसरे शब्दों में आलेख द्वितीय चतुर्थांश में उत्तरोत्तर x अक्ष की ओर अग्रसर होता है। दूसरे चतुर्थांश में जो ग्राफ होगा वो x अक्ष की ओर चलता जाएगा लेकिन किंतु उससे कभी मिलता नहीं है, ये भी हम आपको बता रहे थे। तो कितना भी नेगेटिव मान हो जाए सेकेंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में ग्राफ x अक्ष की ओर अग्रसर होगा पर कभी x को मिलेगा नहीं। कितना अजीब है ना कि हम दीवार की ओर चलें लेकिन दीवार को कभी मिले नहीं, दीवार को कभी टच ना कर सके। हो सकता है, हो रहा है यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज। हाँ, एक चीज और जो प्रॉपर्टीज में नहीं लिखी हुई है मैं आपको बताता हूं, गौर से सुनिएगा। बहुपद फलन जब आपने पढ़े थे तो आपने देखा था क्या कि बहुपद फलन दो ऐसे निर्देशांक अक्षों पर, निर्देशांक तल पर दो ऐसे बिंदु होते हैं जिनसे बहुपद फलन अवश्य पास होगा, चाहे जैसा बहुपद फलन हो। x स्क्वायर, x टू द पावर 4, x टू द पावर 5, इस टाइप का कोई भी फलन होगा वो वहां से पास ही होगा। कौन कौन से बिंदु थे? 0, 0, 1, 1। क्या ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी है कि निर्देशांक तल में क्या कोई ऐसा बिंदु है जहां से फलन जरूर पास होता है? आंसर है यस, ऐसा एक बिंदु है। कौन सा बिंदु है? तो ऐसा एक बिंदु है 0,1। 0,1 चाहे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप बना लो वो इस 0,1 पॉइंट से गुजरेगा ही। क्यों? क्योंकि x की जगह 0 लिखोगे तो हर बार आपको y का मान 1 मिलेगा। आप लिख के देख लो, x की जगह 0 तो y की वैल्यू 1। आप a की घात x में लिख के देख लो, अगर x की जगह 0 लिखोगे
तो भी y का मान कितना मिलेगा? 1। आप e टू द पावर x में x की जगह 0 लिख के देख लो, तो भी y का मान क्या मिलेगा? 1। तो प्रत्येक चरघातांकी फलन का अगर आलेख बनाइए, उसका कर्व बनाइए, तो वो बिंदु 0,1 से y अक्ष पर स्थित बिंदु 0,1 से अवश्य गुजरता है। हम चाहें तो एक ये बढ़ा सकते हैं, प्रत्येक चरघातांकी फलन का आलेख y अक्ष के बिंदु 0,1 से अवश्य गुजरता है। ठीक है, यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे जो चरघातांकी फलन आप ले लोगे वो वहां से तो गुजरेगा ही, क्योंकि ये पॉइंट उसको संतुष्ट करता ही है, हर चरघातांकी फलन को। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? आ गया ना? सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड आई होप कि आप समझ रहे हैं अब इसको। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फलन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फलन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब हम देखना चाहते हैं कि एक्सपोनेंशियल फलन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। आप इसे नोट कर लें, इसके बाद उस पॉइंट को देखते हैं। चरघातांकी फलनों के अवकलन देखना है। चरघातांकी फलनों में आपने देखा है कि जो ये इस तरीके का फंक्शन मैंने लिखा, या आप इसे इस तरीके का फंक्शन, बुक ने इस तरीके का फंक्शन भी लिखा है। क्यों? क्योंकि ये बेस कहा जाता है, तो इसको बी लिखा है उसमें। अब आपको ये चीज़ बहुत याद रखनी है, जो मुझे शुरू में बताना चाहिए था लेकिन हम भूल गए, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये फंक्शन है तो इसमें जो बेस होता है ना, उसका मान सदैव 1 से कैसा होना चाहिए? बड़ा होता है। ये आपको याद रखना कि चरघातांकी फलन कोई भी हो, लेकिन उसका जो बेस होना चाहिए वो हमेशा 1 से बड़ा रहना चाहिए। तो ये एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1 से छोटा नहीं, क्योंकि अगर 1 से छोटा मान लेंगे आप और फिर इसकी पावर आप बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वैल्यू घटने लगती है। ठीक है, इसलिए बेस की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं आनी चाहिए, 1 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जो हमारे चरघातांकी फलन है उनके अवकलन कैसे करते हैं, तो उनके लिए कुछ फॉर्मूले हैं आपके। जैसे एक है डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, पहले हम आपको बताएंगे ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है। ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, ये इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है किसी भी चरघातांकी फलन का। दूसरा डी डी एक्स ऑफ 10 टू द पावर एक्स, 10 टू द पावर एक्स का क्या होगा? 10 टू द पावर एक्स लॉग, और देखो जब a टू द पावर x था तो पहले हमने a टू द पावर x लिखा, फिर log a टू द बेस e, जो कांस्टेंट होता है वो यहां लिख दिया जाता है, और बेस में e अपने मन से। ऐसे यहां पर 10 टू द पावर x लिख दिया हमने, अब क्या लिखा जाएगा? log 10 टू द बेस e। तो अगर a टू द पावर x है तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये होगा, अगर 10 टू द पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन ये होगा, और अगर e टू द पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर x log e टू द बेस e, क्योंकि इस बार कांस्टेंट भी तो e है। पर लॉगरिथम का एक तो नियम होता है, लॉगरिथम का अपना एक रूल है कि अगर लॉग के साथ लिखा हुआ नंबर और उसका बेस दोनों सेम हो जाएं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसलिए log e टू द बेस e का मान कितना हो जाएगा? 1, फिर 1 को e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये e टू द पावर x आ जाएगा। इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आप करेंगे। इसमें और भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, कैसे? जैसे आपसे पूछा जाता है डी डी एक्स ऑफ 10 टू द पावर
3x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे करेंगे आप इसको? 10 टू द पावर 3x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो हमको आता नहीं है, तो हम थोड़ी देर के लिए इसे क्या मान लेंगे? x। अगर हमने थोड़ी देर के लिए इसको x मान लिया तो अब क्या पढ़ेंगे आप इसे? 10 टू द पावर x, और 10 टू द पावर x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? 10 टू द पावर x, x मतलब 3x, और log a टू द बेस e, तो log 10 टू द बेस e। हमने लिख तो दिया, लेकिन अब ये सोचने का वक्त है कि क्या जिसको आपने x माना क्या वाकई में वो x है? नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अवकलन। हमेशा करते रहे हैं, पहले भी है। तो क्या करेंगे बताइए? d dx ऑफ 3x 10 टू द पावर 3x log 10 टू द बेस e, और 3x का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो 3 बार x का अवकलन 1 होगा, कितना आएगा? 3। इस तरह से ये आंसर आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 3x इंटू log 10 टू द बेस e। इस तरह से आप इनके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये हमने कौन सा आर्टिकल देख लिया? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? अभी हमने केवल और केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है, चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन का क्या होते हैं? 2 प्रकार के हैं, ये भी आपने सीखा। चरघातांकी फलन में उसका ग्राफ कैसा बनेगा ये भी हमने देखा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये भी हमने देखा। ग्राफ आपको याद रहेगा चरघातांकी फलन का? कोई भी चरघातांकी फलन होगा उसका ग्राफ कभी भी x अक्ष को टच नहीं करेगा, x अक्ष की ओर अग्रसर होगा पर टच नहीं कर सकता। ऐसा होगा ग्राफ। तो x अक्ष की ओर अग्रसर होगा लेकिन कभी भी x अक्ष को टच नहीं करेगा और हमेशा 0,1 पॉइंट से गुजरेगा ही गुजरेगा। मान लीजिए कि ये y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x का कर्व है, और इधर आगे ऐसा उठेगा भी नहीं ऊपर, ये याद रखिएगा। इसको ऐसा मत बनाइएगा, धोखे से बन जाए अलग बात है, लेकिन कभी इसको उठता हुआ मत बनाइए, और कभी भी आपसे टच भी नहीं होना चाहिए ये, कि धोखे से टच हो गया तो फिर वो गलत दिखेगा ना। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। ये मैं क्यों जोर दे रहा हूं? हाँ, इससे पहले एक ग्राफ और हमने बनाया था। कौन सा? ये कौन सा ग्राफ था, याद है आपको? भूल गए? ये था y इज इक्वल टू x का ग्राफ। सबसे पहले शुरू में हमने बनाया जब बहुपद फलनों का ग्राफ आपको बता रहे थे। अब देखो, मैं दोबारा से क्यों आपको ये बता रहा हूं? मैं दोबारा से आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि जब मैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाऊंगा, जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे उस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो इसको अभी हम नहीं बताएंगे, जब लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे तभी हम उस वक्त आपको बताएंगे, और लॉगरिथमिक फंक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जो कुछ भी मैंने आज आपको बताया है वो आपको समझ में आ पाया कि नहीं आ पाया? आया। और ये ग्राफ आप बहुत याद रखिएगा, जब लॉगरिथमिक फंक्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। उस वक्त मैं आपको याद दिलाऊंगा कि याद करिए कि ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड सारा कुछ हमने स्टडी कर लिया। अभी हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही मैथमेटिक्स में रखेंगे, चलते ही मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।